क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसमें भू आकृति का प्रक्रिया कैसे होता है उसके विषय में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसमें भू आकृतियाँ एवं उनका विकास। तो विभिन्न प्रकार की जो बनी आकृतियाँ होती है भू पे पृथ्वी पे उसी को भू आकृतियाँ कहा जाता है और इसका मुख्य कारण होता है अपरदन एवं निक्षेपण, जो कि क्या करता है नदी पवन के द्वारा मिट्टी या चट्टान को तोड़कर और उसके अवसाद को एक दूसरे जगह ले जाकर के इकट्ठा कर देना ही निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान भूमि के बारे में समझना, किसी भी विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में हम लोग भूमि के विषय में समझना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। तो निक्षेपित स्थल रूप विक्षेपण से बनी आकृतियाँ जैसे गोखुर झील है, वो क्या करती है कि एक दूसरे जगह से नदी का अवसाद को जमा करके झील का निर्माण कर दिया है निक्षेपण के कारण। और गुम्फित नदी, ये दो उदाहरण हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे 3 भाग होता है। नदी द्वारा जो निर्मित स्थल स्वरूप होता है, जो कटाव करके निक्षेपण करके दूसरे जगह उसके अवसाद को जमा कर देता है, तो उसके 3 अवस्था होती है। एक अवस्था होती है युवा अवस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था। तो इसी के विषय में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे पहला नंबर युवा अवस्था है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ भी आकार की घाटियाँ बनाती है, जिसमें इसमें जल का विभाजक अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिनमें दलदलें और झीलें होती है। दूसरा हो गया प्रौढ़ावस्था, जिसमें मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और इस अवस्था में नदियाँ में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और बहुत सारी सहायक नदियाँ भी आकर के इसमें मिलती है। तो नदियाँ गहरी, व्यापक, विस्तृत होती है, इसीलिए विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं इसमें। और थर्ड नंबर पे हो गया वृद्धावस्था, जो डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, जो छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल धीरे धीरे मंद हो जाता है तथा नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती है और नदी प्राकृति तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिगत जल से निक्षेपण कैसे होता है। भूमिगत जो भौम जल है उससे भी निक्षेपण की क्रिया और अपरदित स्थल स्वरूप कैसे बनते हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो 2-3 चीज़ होता है, जैसे पोल रंध्र होता है जो कीप के आकार का रहता है। कीप का आकार मतलब नीचे से भी जैसा दिखता है और ये वृत्ताकार गहराई आधा से 30 मीटर से भी अधिक रहता है इसकी गहराई। और दूसरा हो गया विलय रंध्र, जो कुछ गहराई पर घोल रंध्र के निचले भाग से जुड़े होते हैं और चूना पत्थर में चट्टानों के तल पर क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, समझे। और तीसरा हो गया स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट निक्षेपण। ये सब जो हो गया, जो भौम जल का निक्षेपण हुआ और इससे बनी भू आकृतियाँ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हिमनद, जो बर्फ से भी बनता है। जो तो बर्फ पृथ्वी पर मोटी परत के रूप में जो हिम प्रवाह होता है, बर्फ़ों का प्रवाह होता है, उसी को हम लोग हिमनद कहते हैं। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में होता है और पर्वतीय क्षेत्र में। तो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद, जिसमें विशाल समतल क्षेत्र पे होता है। जैसे विशाल जो समतल, जैसे रेगिस्तान हो गया, जो बर्फ का रेगिस्तान होता है उसको विशाल समतल क्षेत्र कहते हैं। और पर्वतीय अथवा घाटी मैदान होता है, जो पर्वतीय ढालों पर घाटियों में बहते हैं। जो होता है वो ड्रमलिन जैसा आकार का शेप का हो जाता है, जो स्नोफॉल होने पे ड्रम के समान हो जाता है। जैसे स्नोफॉल होने पे जो भी अवसाद एक जगह से दूसरे जगह इकट्ठा होते हैं वो दिखते हैं ड्रम के अनुसार। वैसे ही एक भेड़शिला होता है, जो रेत और बजरी एवं गुलास्मों का एक ढेर होता है, जिसका ढाल एक तरफ तो तीव्र होता है और दूसरा तरफ मंद होता है, जो भेड़शिला जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम भेड़शिला पड़ा। और पवनों द्वारा अपर्दन भी होता है और इससे बनी भू आकृतियाँ होती हैं, जो कणों की मात्रा पे निर्भर करती है कि कण की मात्रा कैसी है। तो मरुस्थलों एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है, क्योंकि यहाँ पे अवरोध मुक्त क्षेत्र होता है। जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ या अर्धशुष्क क्षेत्र हुआ, वहाँ पे कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए यहाँ का हवा उठ के दूसरे जगह उड़ते रहते हैं ये पवनों के द्वारा। तीसरा नंबर पे थोड़ी ऊंचाई तक ही अपर्दन होता है, क्योंकि जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटे रेत और भारी रेत होते हैं जो जिसको हवा कम उड़ा पाते हैं, इसलिए थोड़ी ऊंचाई तक ही इसका अपर्दन हो पाता है। चौथा हो गया छनक शैल, तेज हवा के कारण होता है। और बरखान 5वां नंबर पे होता है, जो पवने रेत कणों को लेकर के चलती है और एक जगह एकत्रित होकर के अर्धवृत्ताकार रूप धारण लेती है, जिनका एक तरफ ढाल जो होता है मंद होता है और दूसरी तरफ तीव्र होता है। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ रहे थे कि भू आकृति चेंज होने का क्या क्या जिम्मेदार है, तो ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ।